अक्सर देखा गया है कि जो लोग बिजनेस चलाते हैं उनके लिए ईपीएफ कंप्लायंस एक बड़ा सरदर्द बन जाता है, और अगर ऐसी कोई परेशानी है तो ये समझ लीजिए कि ये एक बहुत ही आम बात है। इसी को देखते हुए आज हम बात करने जा रहे हैं 2025 की ईपीएफ एमनेस्टी स्कीम के बारे में। ये सरकार की तरफ से एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, कंपनियों के लिए अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने का एक सुनहरा मौका जो शायद फिर कभी ना मिले। तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सच कहूं तो अक्सर एक डर मन में रहता ही है, कहीं ईपीएफ फाइलिंग में कोई छोटी मोटी गलती ना हो गई हो। और अगर ये ख्याल आता है तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं। ये एक बहुत ही कॉमन परेशानी है जो लगभग हर बिजनेस ओनर को कभी न कभी सताती जरूर है। देखिए, बात ऐसी है कि ईपीएफ के जो नियम है ना, उनका 100% पालन करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। सच में एक जरा सी चूक और बस भारी जुर्माने और लंबे चौड़े कानूनी झंझटों का सिलसिला शुरू हो जाता है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक जानी मानी बिजनेस रियलिटी है। लेकिन खुशखबरी ये है कि इस मुश्किल का एक सोल्यूशन है। सरकार ने, आप कह सकते हैं, एक ऐसी खिड़की खोली है जो कई बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ी राहत ला सकती है। असल में इसके पीछे सरकार का मकसद ये है कि ज्यादा से ज्यादा कंपनियां और उनके कर्मचारी फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा बने, सोशल सिक्योरिटी का फायदा उठाएं। तो चलिए इस मौके के बारे में थोड़ा और गहराई से जानते हैं। तो इस सोल्यूशन का नाम है कर्मचारी नामांकन अभियान 2025, या इंग्लिश में कहें तो EEC 2025। इसको ना एक तरह की माफी योजना या एमनेस्टी स्कीम समझ लीजिए। मतलब कंपनियां एक बहुत ही मामूली जुर्माने के साथ अपनी पुरानी गलतियों को ठीक कर सकती है, और सबसे इंपॉर्टेंट, उन एम्प्लॉइज को भी ईपीएफ में एनरोल कर सकती है जो किसी भी वजह से पहले छूट गए थे। अच्छा, अब एक बहुत जरूरी बात, और वो है समय। क्योंकि ये कैंपेन हमेशा के लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए खुला है, 1 नवंबर 2025 से लेकर 30 अप्रैल 2026 तक। इन तारीखों को आगे पीछे नहीं किया जा सकता। एक बार ये टाइम लिमिट खत्म हो गई तो बस ये मौका हाथ से निकल जाएगा। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस मौके का फायदा कौन कौन उठा सकता है। चलिए इसकी एलिजिबिलिटी यानी पात्रता के जो क्राइटेरिया हैं उनको समझते हैं। खुशखबरी ये है कि इसके एलिजिबिलिटी का दायरा काफी बड़ा रखा गया है। मतलब कोई भी कंपनी, चाहे वो पहले से ईपीएफ के अंडर रजिस्टर्ड हो या ना हो, इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। और यहाँ एक बहुत ही सरप्राइजिंग बात है, यहाँ तक कि जिन कंपनियों पर ईपीएफ डिपार्टमेंट की तरफ से पहले से ही सेक्शन 7A के तहत कोई जांच चल रही है, वो भी इस स्कीम का लाभ उठा सकती हैं। हाँ, बस एक चीज का ध्यान रखना है, ये स्कीम सिर्फ इंडियन एम्प्लॉइज के लिए है। अब बात करें एम्प्लॉइज की, तो उनके लिए 3 सीधी सादी शर्तें हैं। पहली, उन्हें 1 जुलाई 2017 और 31 अक्टूबर 2025 के बीच में नौकरी पर रखा गया हो। दूसरी, वो ईपीएफ के लिए एलिजिबल तो थे लेकिन किसी भी रीजन से उनका एनरोलमेंट नहीं हो पाया। और तीसरी और सबसे जरूरी शर्त, जिस दिन डिक्लेरेशन फाइल किया जा रहा है उस दिन उनका जिंदा होना और उस कंपनी में काम करते रहना जरूरी है। तो चलिए अब आते हैं इसके सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर, यानी कि इस स्कीम से मिलने वाले जबरदस्त फाइनेंशियल बेनिफिट्स। स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है, 100 रुपए बस नहीं, ये कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, ये है वो टोटल पेनाल्टी जो सालों की चूक के लिए देनी होगी। इसे लीगल लैंग्वेज में डैमेजेस या क्षति कहते हैं। जी हाँ, सिर्फ 100 रुपए। तो ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है? देखिए, सरकार 2 बहुत बड़ी रियायतें दे रही है। पहला, जैसा हमने अभी देखा, जुर्माना सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए है। दूसरा, और ये सच में बहुत बड़ी बात है, एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो पूरी तरह से माफ कर दिया गया है। मतलब एम्प्लॉयर को बस अपना हिस्सा, उस पर लगने वाला ब्याज और जो एडमिन चार्जेस हैं बस वही देने हैं। और अगर इस बात पे अभी भी थोड़ा सा भी डाउट है तो ये देखिए, ये सीधे सरकारी डॉक्यूमेंट से लिया गया कोट है। इसमें साफ साफ लिखा है कि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन माफ किया जाएगा। हाँ, शर्त बस इतनी है कि उसे पहले से काटा ना गया हो। ये एक बेहतरीन राहत है जो इस पूरी स्कीम को लीगली सॉलिड बनाती है। तो बेनिफिट्स तो हमने समझ लिए, लेकिन अब ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि इसका प्रोसेस क्या है और इसमें क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। एक कंप्लीट पिक्चर के लिए चलिए अब इसके प्रैक्टिकल साइड को देखते हैं। ये पूरा प्रोसेस डिजिटल है, ऑनलाइन है। इसके स्टेप्स को ध्यान से समझना होगा। सबसे पहले यूमंग ऐप के जरिए एम्प्लॉय के लिए एक यूएएन यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जनरेट करना है। फिर एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है और जो इंटरेस्ट है उसे ईसीआर यानी इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न के थ्रू जमा करना है। इसके बाद ईपीएफ पोर्टल पर जाकर एक ऑनलाइन डिक्लेरेशन फाइल करना होगा। चौथा स्टेप है पेमेंट को उस डिक्लेरेशन से लिंक करना, जिसके लिए TRRN यानी टेम्पररी रिटर्न रेफरेंस नंबर का इस्तेमाल होगा। और आखिर में वो 100 रुपए की पेनल्टी पे करनी है। और हाँ, एक बात बिल्कुल याद रखनी है, ये सब कुछ एक ही डिक्लेरेशन में करना होगा, बस एक मौका मिलेगा। अच्छा, यहाँ एक बहुत ही जरूरी नियम है जिसे जानना जरूरी है। अगर किसी कंपनी पर पहले से ही सेक्शन 7A के तहत जांच चल रही है तो उस केस में एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन की छूट नहीं मिलेगी। उस कंपनी को एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों का हिस्सा जमा करना होगा। उनके लिए राहत बस इतनी होगी कि जुर्माना अब भी सिर्फ 100 रुपए ही रहेगा। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है जिसे ध्यान में रखना होगा। और अब एक आखिरी लेकिन बहुत जरूरी चेतावनी, ऑनेस्टी।
एक लीगल टर्म है वॉइड एब इनिशियो। इसका सीधा सा मतलब है शुरुआत से ही बेअसर या वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग। अगर डिक्लेरेशन में कोई गलत जानकारी दी जाती है या जानबूझकर कोई सच छिपाया जाता है, मानिए 10 एम्प्लॉइज की जगह सिर्फ 5 की ही जानकारी दी, तो उस डिक्लेरेशन को ऐसा माना जाएगा जैसे वो कभी फाइल ही नहीं किया गया था। इसका मतलब साफ है, स्कीम का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा और पूरी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। तो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट रहना सबसे जरूरी है। तो अब हम इस चर्चा के आखिरी पड़ाव पर हैं और यहाँ ये याद दिलाना जरूरी है कि वक्त हाथ से निकल रहा है, ये मौका समय से बंधा हुआ है। तो चलिए सारी बातों को 4 की पॉइंट्स में समराइज करते हैं। पहला, सबसे जरूरी, टाइम लिमिट 30 अप्रैल 2026। दूसरा, सही एम्प्लॉइज की पहचान, यानी वो जो जुलाई 2017 से अक्टूबर 2025 के बीच ज्वाइन हुए। तीसरा, इसके फाइनेंशियल बेनिफिट्स, सिर्फ 100 रुपए का जुर्माना और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पूरी तरह माफ। और चौथा, कंप्लीट कंप्लायंस और उससे मिलने वाली मन की शांति का रास्ता। अंत में ये एक ऐसा दुर्लभ मौका है जो शायद दोबारा न मिले। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर इस अवसर को हाथ से जाने दिया तो उसकी असली कीमत क्या चुकानी पड़ सकती है। मान लीजिए आप एक छोटी कंपनी के मालिक हैं और कुछ साल पहले आपने कुछ कर्मचारियों का ईपीएफ रजिस्टर नहीं करवाया। अब आप एक डर में जी रहे हैं कि कभी भी नोटिस आ सकता है और भारी जुर्माना लग सकता है। या फिर सोचिए, आप एक कर्मचारी हैं जिसे पता है कि आपका ईपीएफ कटना चाहिए था पर कभी कटा नहीं। आज हम श्रम और रोजगार मंत्रालय की एक ऐसी ही पहल की तह तक जाएंगे जो शायद इन दोनों ही सूरतों में एक बड़ा मौका हो सकती है। इसका नाम है कर्मचारी नामांकन अभियान 2025। हमारे पास इससे जुड़े सरकारी नोटिफिकेशन, पॉलिसी ब्रीफिंग और कई दस्तावेज हैं। बिल्कुल, और आज हमारा मिशन सिर्फ ये बताना नहीं है कि ये स्कीम क्या है, बल्कि इन दस्तावेजों की, आप कह सकती हैं, परतों को खोलकर ये समझना है कि इसके पीछे की सोच क्या है, ये किसके लिए एक सुनहरा अवसर है और कहां पर इसमें कुछ छिपे हुए जोखिम भी हैं। ये नियोक्ताओं और कर्मचारियों दोनों के लिए गेम चेंजर हो सकता है, लेकिन तभी जब इसे सही से समझा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस अभियान, जिसे EEC 2025 भी कहा जा रहा है, इसका असल मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ पिछली गलतियों को सुधारने का एक मौका है? ये उससे कहीं ज्यादा है। अगर हम दस्तावेजों को देखें तो इसके 3 बड़े मकसद साफ नजर आते हैं। पहला और सबसे सीधा मकसद है उन कंपनियों को एक मौका देना जिन्होंने अनजाने में या किसी भी वजह से अपने कर्मचारियों को ईपीएफ के दायरे में शामिल नहीं किया था। उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वे खुद आगे आकर ये जानकारी दें। अच्छा, तो ये एक तरह की स्वैच्छिक घोषणा योजना जैसी है। हाँ, आप कह सकते हैं। दूसरा मकसद इसी से जुड़ा है, कंपनियों को अपनी पिछली चूकों को सुधारने का रास्ता देना, और वो भी बहुत ही कम जुर्माने के साथ। हम इस पर बाद में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन ये इसका सबसे बड़ा आकर्षण है। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी मकसद है, वो है देश में सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाना, ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों को ईपीएफ, पेंशन और बीमा जैसी योजनाओं के तहत लाना। और ये मौका हमेशा के लिए खुला नहीं है ना? इसकी एक समय सीमा है। बिल्कुल, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। यह अभियान सिर्फ 6 महीने के लिए है। दस्तावेजों के मुताबिक यह ज्यादा से ज्यादा 1 नवंबर 2025 से शुरू होगा और 30 अप्रैल 2026 को खत्म हो जाएगा। यानी सोचने और कार्रवाई करने के लिए समय बहुत सीमित है। जी ठीक है, तो ये तो साफ हो गया कि ये एक सीमित समय का मौका है जिसका मकसद सिस्टम को साफ करना और ज्यादा लोगों को इसमें शामिल करना है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, इसका फायदा कौन उठा सकता है? क्या ये हर उस कर्मचारी के लिए है जिसका ईपीएफ नहीं कटा? नहीं, यहाँ कुछ बहुत खास शर्तें हैं। यह अभियान उन कर्मचारियों के लिए है जो 1 जुलाई 2017 और 21 अक्टूबर 2025 के बीच नौकरी पर लगे थे। एक मिनट, ये तारीख क्यों 1 जुलाई 2017 ही क्यों? क्या इसके पीछे कोई खास वजह है? दस्तावेजों में इसकी कोई वजह नहीं बताई गई है, लेकिन ये एक कट ऑफ तारीख तय की गई है जिससे पिछले करीब 8 सालों की अवधि को कवर किया जा सके। तो कर्मचारी को इस दौरान नौकरी पर लगा होना चाहिए, वो ईपीएफ के लिए पात्र होना चाहिए था, लेकिन किसी वजह से उसका नाम दर्ज नहीं हुआ था, और सबसे जरूरी शर्त, घोषणा के दिन वो कर्मचारी जिंदा हो और उसी कंपनी में काम कर रहा हो। अच्छा, तो जो कर्मचारी नौकरी छोड़ चुके हैं वे इसके दायरे में नहीं आते? और ये भी बताया गया है कि ये सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है। सही पकड़ा, ये सिर्फ भारतीय नागरिकों के नामांकन के लिए है। अब अगर कंपनियों की बात करें तो यहाँ दायरा काफी बड़ा है। सभी कंपनियां, चाहे वे पहले से एपीएफ एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हों या नहीं, इसमें हिस्सा ले सकती हैं। क्या वो कंपनियां भी जिन पर पहले से ही ईपीएफ बकाया को लेकर कोई जांच चल रही है, जिसे आधिकारिक भाषा में धारा 7A की कार्रवाई कहते हैं? हाँ, यह एक बहुत दिलचस्प बिंदु है। वो कंपनियां भी इसका लाभ उठा सकती हैं, यानी जहां अधिकारी पहले से ये तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना पैसा बकाया है, वे भी इस अभियान में शामिल हो सकती हैं। हालांकि उनके लिए एक बहुत बड़ा फर्क है जिस पर हम आगे बात करेंगे। ये एक बहुत अहम बारीकी है। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि ये अभियान क्या है और किसके लिए है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो किसी भी कंपनी मालिक के मन में आएगा वो है, मेरे लिए इसमें क्या है? मेरी जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा?
और यहाँ कहानी सच में दिलचस्प हो जाती है। बिल्कुल, और यही इस अभियान का असली सार छिपा है। सबसे बड़ा फायदा नियोक्ता यानी कंपनी के मालिक के लिए है। सोचिए, अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल लेट भरते हैं तो बैंक पेनल्टी लगाता है। वैसे ही ईपीएफ में देर होने पर डैमेजेस यानी हर्जाना लगता है, जो काफी ज्यादा हो सकता है। इस अभियान में सरकार ने उस पूरे हर्जाने को, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, 1 जुलाई 2017 से 31 अक्टूबर 2025 तक की पूरी अवधि के लिए घटाकर सिर्फ 100 रुपए कर दिया है। 1 मिनट, क्या कहा आपने? सिर्फ 100 रुपए? मतलब अगर किसी पर लाखों का हर्जाना बनता हो तो भी उसे सिर्फ 100 रुपए देने होंगे? ये तो लगभग माफी देने जैसा है। बिल्कुल, ये एक सांकेतिक रकम है। ये 100 रुपए का हर्जाना सिर्फ एक छूट नहीं है, ये सरकार की तरफ से एक साफ इशारा है। वे कह रहे हैं कि सजा देने से ज्यादा जरूरी है लोगों को सिस्टम में लाना। उनका असली मकसद कवरेज बढ़ाना है, न कि पिछली गलतियों के लिए खजाना भरना। और ये 100 रुपए की एकमुश्त रकम तीनों योजनाओं, ईपीएफ, पेंशन स्कीम और बीमा योजना को कवर करती है। वाह, ये तो कंपनियों के लिए बहुत बड़ी राहत है। लेकिन कर्मचारियों के लिए क्या फायदा है? उन्हें तो अपना हिस्सा देना ही पड़ेगा, है ना? नहीं, और यही दूसरी सबसे बड़ी राहत है। कर्मचारियों के लिए पिछली अवधि का उनके हिस्से का योगदान पूरी तरह से माफ कर दिया गया है। इसकी सिर्फ एक शर्त है कि कंपनी ने पहले वो रकम उनकी तनख्वाह से काटी न हो। अच्छा, इसका मतलब है कि कर्मचारी को अपनी जेब से एक पैसा भी नहीं देना होगा और उसे सालों की सामाजिक सुरक्षा का पूरा लाभ मिल जाएगा। ये तो कमाल है। तो इसका मतलब कंपनी को सिर्फ अपने हिस्से का योगदान, उस पर कानून के हिसाब से लगने वाला ब्याज, जिसे धारा 7Q का ब्याज कहते हैं, और मामूली सा प्रशासनिक शुल्क ही जमा करना होगा। एकदम सही। कर्मचारी का हिस्सा माफ और लाखों का हर्जाना सिर्फ 100 रुपए। यही इस अभियान को इतना आकर्षक बनाता है। ये सब सुनने में इतना अच्छा लग रहा है कि यकीन करना मुश्किल है। जरूर इसमें कोई पेच होगा। इसकी प्रक्रिया कितनी मुश्किल है और इसमें क्या जोखिम है? आपका शक जायज है। प्रक्रिया बहुत सटीक और पूरी तरह से डिजिटल है, ताकि कोई हेराफेरी ना हो। सबसे पहले नियोक्ता को UMANG ऐप का इस्तेमाल करना होगा। हर कर्मचारी के लिए फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी के जरिए एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी UAN बनाना होगा। फेस ऑथेंटिकेशन यानी चेहरे से पहचान? मतलब अब सब कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़ा है, ताकि ये पक्का हो सके कि सही कर्मचारी का ही नामांकन हो रहा है। बिल्कुल, पारदर्शिता और सटीकता पर पूरा जोर है। UN बनने के बाद कंपनी को इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न ECR के जरिए जो भी बकाया रकम बनती है उसका भुगतान करना होगा, और आखिर में EPFO के पोर्टल पर एक ऑनलाइन घोषणा पत्र दाखिल करना होगा, जिसमें वो मानेंगे कि उन्होंने सभी शर्तों का पालन किया है। और अगर इस प्रक्रिया में कोई गड़बड़ हुई तो जोखिम क्या है? यहाँ नियम बहुत सख्त है। पहली बात, एक कंपनी सिर्फ एक ही बार घोषणा पत्र दाखिल कर सकती है। आप बार बार अपनी गलतियां नहीं सुधार सकते। दूसरा और सबसे बड़ा जोखिम यह है कि अगर आपकी घोषणा में कोई भी जानकारी गलत पाई गई या आपने कोई तथ्य छिपाया, तो आपकी पूरी घोषणा को वॉइड एब इनिशियो मान लिया जाएगा। वॉइड एब इनिशियो, ये एक कानूनी शब्द है। इसका आम भाषा में क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है शुरू से ही अमान्य, यानी ऐसा माना जाएगा कि आपने कभी इस अभियान में हिस्सा लिया ही नहीं। ऐसे में आपको दिए गए सारे लाभ, जैसे 100 रुपए का हर्जाना और कर्मचारी के हिस्से की माफी, वापस ले लिए जाएंगे। ओहो। और फिर आप पर कानून के तहत पूरी दंडात्मक कार्रवाई होगी, जिसमें पूरा हर्जाना और बाकी देनदारियां शामिल होंगी। मतलब जरा सी भी बेईमानी आपको पहले से भी बुरी स्थिति में डाल सकती है। ये तो बहुत बड़ा जोखिम है। और उन कंपनियों का क्या जो पहले से जांच के दायरे में हैं, उनके लिए भी यही नियम है? नहीं, और यही वो बारीकी है जिसका मैंने पहले जिक्र किया था। जो कंपनियां पहले से धारा 7A के तहत जांच का सामना कर रही हैं, उन्हें हर्जाने में 100 वाली छूट तो मिलेगी, लेकिन उनके लिए कर्मचारी के हिस्से के योगदान की माफी का लाभ नहीं मिलेगा। अच्छा। उन्हें नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का हिस्सा जमा करना होगा। ये एक तरह से संतुलन बनाने की कोशिश है। तो ये सिर्फ पिछली गलतियों को सुधारने का एक मौका नहीं है, क्या इसका कोई भविष्य से जुड़ा फायदा भी है? क्या ये आगे के लिए भी कोई दरवाजा खोलता है? हाँ, और ये इसका रणनीतिक पहलू है। ये अभियान सीधे तौर पर प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना यानी PMVBRY से जुड़ा है। जो कंपनियां इस अभियान के तहत खुद को पंजीकृत करती हैं या नए कर्मचारियों की घोषणा करती हैं, वे PMVBRY के लाभों के लिए भी पात्र हो सकती हैं। अच्छा, तो सरकार कह रही है कि आप अपनी पुरानी स्लेट साफ करो और हम आपको भविष्य में नए रोजगार पैदा करने के लिए सरकारी सब्सिडी और समर्थन पाने का रास्ता भी देंगे। ये तो एक स्मार्ट रणनीति है। ये सिर्फ पिछली देनदारियों को निपटाने में मदद नहीं कर रहा, बल्कि भविष्य के लिए एक प्रोत्साहन भी दे रहा है। बिल्कुल, ये एक पूरी तरह से सोचा समझा कदम है जो कंपनियों को अनौपचारिक से औपचारिक अर्थव्यवस्था में लाने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या इससे एक गलत मिसाल कायम नहीं होती? जो कंपनियां ईमानदारी से समय पर अपना EPF भरती रहीं, उन्हें क्या लगेगा? क्या ये भविष्य में डिफॉल्ट करने को बढ़ावा नहीं देगा? ये एक बहुत ही वैध चिंता है और इसका जवाब सरकार की सोच में छिपा है। यहाँ उद्देश्य ईमानदार कंपनियों को सजा देना नहीं, बल्कि उन लाखों कर्मचारियों को सुरक्षा देना है जो सिस्टम से बाहर है। सरकार की प्राथमिकता कवरेज को बढ़ाना है।
शायद वे यह मानकर चल रही हैं कि एक बार जब ये कंपनियां और कर्मचारी सिस्टम में आ जाएंगे तो भविष्य में टेक्नोलॉजी और सख्त निगरानी के जरिए अनुपालन सुनिश्चित किया जा सकेगा। तो ये एक बार क्या रीसेट बटन है एक तरह से? हाँ, कह सकते हैं। तो संक्षेप में कहें तो कर्मचारी नामांकन अभियान 2025 एक सीमित समय का सुनहरा अवसर है। कंपनियों के लिए सिर्फ 100 रुपए के सांकेतिक खर्चाने पर पुरानी चूकों को ठीक करने का मौका, और कर्मचारियों के लिए बिना एक पैसा दिए अपनी सामाजिक सुरक्षा पक्की करने का अवसर। लेकिन इसकी कुंजी है पूरी ईमानदारी और सख्त डिजिटल प्रक्रिया का पालन करना, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी बहुत भारी पड़ सकती है। बिल्कुल सही कहा। और यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं। हमने फेस ऑथेंटिकेशन और पूरी डिजिटल प्रक्रिया की बात की। जिस तरह से इस अभियान में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इसे पारदर्शी और सटीक बनाने की कोशिश की गई है, क्या ये भविष्य में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लागू करने का एक नया मानक तय कर सकता है? क्या हम एक ऐसे दौर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां इस तरह की चूक करना टेक्नोलॉजी की वजह से लगभग नामुमकिन हो जाएगा? ये अभियान शायद उस भविष्य की एक झलक हो। Welcome to The Explainer. Today, we're breaking down a really critical compliance opportunity for businesses in India. It's called the Employees Enrollment Campaign 2025, and honestly, it could save you a ton of money. Okay, so here's how we're going to tackle this. First, we'll look at the big compliance problem this whole thing solves. Then, we'll get into the lifeline the government's offering. And this is the best part, the financial benefits, the step-by-step process, some key rules and risks you have to know about, and finally, your window of opportunity to actually do something. So, let's set the stage here. For any business in India dealing with the Employee Provident Fund, or EPF, regulations, well, it can feel like you're walking a tightrope, right? One tiny slip, a small oversight, and you could be looking at some seriously huge financial penalties. But imagine this. What if there was a way to just fix years of those potential errors, wipe the slate clean? And what if you could do it for like the price of a coffee? Well, believe it or not, that's pretty much exactly what's happening. That solution is here. It's called the Employees Enrollment Campaign 2025, and we're about to dive into it. So, what is this EEC 2025 really? You can think of it as a government lifeline. It's a special, limited-time deal, basically an amnesty program. It gives businesses this really rare chance to just clear the books on any past mistakes they made with enrolling employees in the EPF. Now, this isn't for everyone. The campaign is very specific about the time frame it covers. We're talking about any eligible employees who joined your company anytime between July 1st, 2017, all the way through October 31st, 2025. That's a pretty big window. And for an employee to be considered eligible, they have to meet a few key conditions. It's not complicated, but you gotta check all the boxes. 1, they had to have joined within that time frame we just mentioned. 2, they were actually eligible for the EPF back then, but for whatever reason, they just never got enrolled. And 3, this is a big one, they have to still be working for you on the day you make the declaration. And just to be clear, we're talking about India nationals here, not international workers. Okay, so we've got the what and the who. Now let's get to the really good part. The why. Why should you care? It all comes down to the money. And the financial benefits here are frankly incredible. This is what makes the campaign an absolute game changer. Get ready for this. The total lump sum penalty you're looking at for potentially years of non-compliance is this: 100 rupees. That's it. It's almost unbelievable. So let's break that down, because this is where the magic happens. Look at this comparison. Normally, the damages for this kind of default could be thousands, even lakhs of rupees. Under this campaign, it's capped at that flat one-time payment of 100 rupees. But here's the other huge win. The employee's contribution for that entire past period, it's just waived, gone. As long as you hadn't already deducted it, you don't have to worry about it. And I know what you might be thinking, is this for real? Is it a loophole? No way. This isn't some trick. The government has written this waiver for the employee's share right into the official notification. It's black and white, giving you complete legal certainty. Okay, so let's be clear. It's not a total free-for-all. As the employer, you still have your part to play.
You are responsible for depositing your full share of the contributions for that past period. Plus, you'll need to pay any interest that's accrued and the regular administrative charges. So your obligation is still there, but the big penalties are gone. All right, so if you're thinking, this sounds amazing, how do I do it? Listen up. To get these benefits, you have to follow a very specific, entirely digital process. So let's walk through the exact steps you're going to need to take. It really boils down to 5 key steps, all done online. First, you need to generate a UAN, a universal account number, for each employee, and it has to be a specific face-authenticated one, using the Umang app. Then you'll remit your contributions, your share, the interest, all that. After that, you file the official declaration on the EPF portal, link that payment to your declaration, and finally pay that tiny 100 rupee fee for damages. Now, here's a really critical point. You have to get this right the first time. Each company, each establishment is only allowed to submit one declaration under this campaign. That's it. No do-overs, no multiple submissions. So you've got to be thorough. Okay, now for the important stuff, the fine print. You know, every great offer has some rules and risks, and it's absolutely essential to understand these details before you jump in. Here's a major distinction you need to be aware of. If your business is already under a legal inquiry for this stuff, well, the deal changes a bit. You can still participate, and you can still get your damages capped at just 100 rupees, which is great. But, and this is a big but, you lose that amazing waiver on the employee's share. You'll have to pay that in full. There are also some clear exclusions. This campaign won't help you with any non-enrollment issues from before July 1st, 2017. It also doesn't apply if you've already gone through a legal assessment and the dues have been finalized. And there are some special conditions for employees who've already left your company. And here's a serious warning. The government uses a legal term called void ab initio, which basically means void from the very beginning. If you try to game the system, if you provide any false information or suppress facts in your declaration, your entire claim will be thrown out. All the benefits will disappear and you'll be right back where you started, facing the full penalties under the law. So honesty is absolutely key. All right. This brings us to maybe the most important part of all, your timeline. This isn't an open-ended offer. This whole opportunity is packed into a very specific and pretty tight window. So mark your calendars. The campaign kicks off on November 1st, 2025, and it slams shut on April 30th, 2026. That gives you exactly 6 months. That's your entire window to get this done. And you know what? There's even a little bonus here. A strategic kicker. If you successfully complete your declaration under this campaign, it actually makes your business eligible for other benefits down the road, specifically under the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rojgar Yojana. So it's not just about fixing the past, it's about setting yourself up for the future. So there you have it. We've gone through the problem, the solution, the incredible financial benefits, and the exact process. You have a 6-month window to get a totally clean slate, which leaves just one final question for you and your business to think about. What's the real cost of doing nothing?